Hello, guys. Today we will discuss about metals and non-metals of class 10th, chapter 3. देखिए जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है उसमें ये 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे और इसमें कुछ मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो आप लोग 1 क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ नया कुछ खास नहीं है। बट केमिकल प्रॉपर्टी इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो 8 क्लास में शायद आप लोग नहीं पढ़ेंगे ठीक से। और फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम है भाई, उसमें थोड़ा बहुत कुछ खास नहीं है, बट मेटल्स और नॉन मेटल्स आप लोग जानते होंगे पहले। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, देयर मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे जितने भी इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब समझते हैं प्रेडिक्टेबल जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस दुनिया में सबको डिवाइड किया गया उनके बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से बेसिस पे। वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया है पहले दोनों चीज को। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है ये हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। अब हम वही देखना है कि कौन कौन से मेटल कहाँ पे कैसे यूज होता है। एंड वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सम न्यू टर्म्स सच एज मलेबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। 8 क्लास में आप ये चीज पढ़े होंगे, मलेबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल। तो मलेबल होता है वो जिसका कोई भी मेटल होता है जिसको हम थिन शीट्स में बदल देते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कोई भी किसी भी मेटल को थिन वायर में हम लोग बदलते हैं। या ब्रूटल का मतलब होता है, ब्रूटल मतलब भुरभुरा कहते हैं उसको, जो टूट जाता है, जो नॉन मेटल्स होता है। क्योंकि नॉन मेटल्स को हम लोग जब अगर बेंड करेंगे या उसको बीट करेंगे, उसको हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करने पे वो टूट जाएगा। तो जो टूट जाता है वो प्रॉपर्टी उसका ब्रूटल हो गया। और अगर जो नहीं टूटता है, अगर सीट में बदल जाता है तो वो मलेबल हो गया। और अगर उसको हम लोग खींच के लंबा खींचते हैं, जैसा वायर जो बनता है मेटल का, तो वो प्रॉपर्टी शोन करता है डक्टाइल का। और अगर किसी मेटल का शीट बनाया जाता है तो वो प्रॉपर्टी शो करता है मलेबिलिटी का, ठीक है। एंड उसके बाद डक्टाइल मीन्स विच स्ट्रेच्ड फ्रॉम थिन वायर, से ये सब चीजें। मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स वो एलिमेंट है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। वो मेटल्स जो है वो मलेबल और डक्टाइल दोनों होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो सबसे ज्यादा होती है वो पता है किसमें? गोल्ड में होता है, ठीक ना। मतलब गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसमें मलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और जो वायर बनाया जाता है तो इसमें वायर जैसे एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम का मेटल कहीं से भी कहां से ऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, और उसका कौन सा एल्यूमिनियम का? बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। तो उससे वहां से जो जब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पूरी तरह से हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम को खींच के मतलब स्ट्रेच करके उसको थिन वायर में बदला जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल कहते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी गोल्ड के पास भी है, लेकिन गोल्ड का यूज इलेक्ट्रिक वायर में नहीं किया जाता है, क्योंकि आज शाम को मान लो गवर्नमेंट लगाई और मेरे से लोग कल सुबह गायब कर दिए, तो इसलिए सब नहीं किया जाता है, गोल्ड नहीं लगाया जाता है। Some of examples of metals are iron, aluminium, copper, silver, gold, platinum, zinc, tin, lead, etc. Mercury, sodium, potassium, calcium, and magnesium. A majority of the known elements are metals. All the metals solid except mercury is a liquid. तो पता होगा जितने metals है सब के सब solid है और mercury जो है एक liquid है. Metals are the elements except hydrogen which form positive ion by losing electron or donating electron. मेटल्स जितने भी होते हैं सारे के सारे मेटल्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, सारे के सारे मेटल्स जो है पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो निगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर ये बता रहे हैं इसके। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है, सब केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। मेटल्स नॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब चूंकि मेटल्स जो है पॉजिटिव क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिविटी होती है उसके, इसलिए उसको क्योंकि वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं इसलिए मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज टर्म पहले बता देता हूँ। 2 चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो निगेटिविटी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जब भी कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बात को समझना, जब भी कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, जो गेन करता है मतलब लेता है अपने आप में, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से तो इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है? माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का साइन कभी माइनस होता है। तो जब कभी भी कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसमें माइनस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस जहां पर बढ़ गया उसका निगेटिविटी होगा, निगेटिव होगा वो।
और जो अगर कोई लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है मतलब, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये होता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे, जहां पर इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो वो जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब जो भी। उसके बाद द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है, विच कंसिस्ट अबाउट 7% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में 7% एल्यूमिनियम होता है, यही सबसे ज्यादा होता है। The second most abundant metal in the Earth's crust is iron, which is constituents of 4%. पहले 7% होता है एल्यूमिनियम, उसके बाद 4% होता है क्या, आयरन of the Earth's crust. The major metals in the Earth's crust is decreasing order of their abundant as एल्यूमिनियम, सबसे पहले तो एल्यूमिनियम 7%, उसके बाद आयरन है 4%, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये डिक्रीज ऑर्डर में दिया हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा जो पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में वो पहला एल्यूमिनियम है, उसके बाद आता है आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, और इसके बाद जितने भी मेटल्स आते हैं वो कम कम होते हैं, थोड़े थोड़े, कुछ खास नहीं होते हैं। मतलब देखो कहने का मतलब 7% तुमको दिख रहा है तो 7% बहुत छोटा लग रहा होगा, ठीक है, 7% हो या 4% हो, लेकिन 7% छोटा हो है, मानते हैं 7% का मतलब छोटा होता है, लेकिन अर्थ कितना बड़ा है उसका 7% बोल रहा है, बात को समझना, समझ रहे ना। अर्थ इतना बड़ा है, अर्थ का जो क्रस्ट है, क्रस्ट यहाँ बीच में होता है ना, मेंटल कोर क्रस्ट जो है वो तो नीचे का चीज है पहले कही, तो अर्थ का जो क्रस्ट है उसका 7% पाया जाता है, ठीक ना, अर्थ के क्रस्ट का 7%, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। मेटल्स का थोड़ा मोड़ा हो गया प्रॉपर्टी, और नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर ब्रिटल, ठीक है। अब नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसके बारे में मालूम होगा, वो उसको इंसुलेटर बोलते हैं। जहां पे मेटल कंडक्ट करता है उसका मेटल हो गया, और जो नॉन मेटल्स नहीं कंडक्ट करता उनको बैड कंडक्टर या इंसुलेटर दिखाया जाता है। उसके साथ साथ इनका प्रॉपर्टी ना तो ये मलेबल होते हैं और ना ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो होते क्या है फिर, ये ब्रूटल होते हैं, मतलब किसी भी नॉन मेटल, जैसे यही एक नॉन मेटल है, तो इसको अगर मैं पकड़ के बेंड करूं तो ये बेंड जो है टूट जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। अब अगर तुम कुछ उस तरह की बात कर लोगे, जैसे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम लोग बेंड करें तो टूटते नहीं, जैसे रबर टाइप का होते हैं, ठीक है, तो वो सब नॉन मेटल होता है, लेकिन उसका वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसके लिए शायद इसमें नहीं होगा, 11th में। जैसे सॉलिड कुछ होते हैं, जैसे मान लो बता रहा मैं, जैसे हम लोग को पता है कि सॉलिड जो होता है वो उसको हाथ से हम लोग प्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड तो उसमें जगह बहुत कम होता है, उसके क्या बोलते हैं उसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है। लेकिन उसी तरह से एक सॉलिड होता है वो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज भी तो एक सॉलिड है, लेकिन हम लोग स्पॉन्ज को प्रेस कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक दूसरा मतलब दो प्रकार का सॉलिड होता है, क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, तो वो एमॉर्फस सॉलिड में आता है, तो उसके बारे में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये जैसे है कि नॉन मेटल्स ब्रूटल होते हैं, तो नॉन मेटल्स कुछ होते हैं जिसको हम लोग बेंड कर सकते हैं, लेकिन वो लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलेबल नहीं कहेंगे, वो कुछ अलग प्रकार का नॉन मेटल होता है, उसके बारे में भी 11th में बात होगी। यहाँ पर बस इतना ही जानना है कि नॉन मेटल जो है वो ब्रूटल होता है, और मेटल जो होता है वो डक्टाइल एंड मलेबल होता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। Some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, phosphorus, silicon, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, helium, neon और argon। ये जो जितने गैसेस हैं ये सब नॉन मेटल्स हैं। The two allotropic form of carbon element, diamond and graphite। डायमंड और ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात किए थे कि मेटल्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर बोलो या नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोलो, लेकिन उसके साथ साथ ये एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन में क्या होता है, ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल तो है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मालूम है। और डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का ही एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। इसके बारे में बकमिंस ऑफ टॉलरेंस वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग भी। In fact, there are 22 non-metals. Out of these, 10 metals are solid. One is non-metal. One non-metal bromine is liquid, whereas 11 non-metals are gases. देखो क्या बोल रहे हैं, 22 non-metals हैं हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे पास 22 non-metals हैं, जिनमें से 10 metals जो है, सॉरी 10 metals जो है वो सॉलिड है, उसमें से एक ब्रोमीन इज लिक्विड है, और 11 जो है वो गैसेस हैं, ठीक है। जैसे गैसेस मतलब ये कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन तो सॉलिड है। उसी तरह से देखो ये सिलिकॉन एक सॉलिड हो गया, उसी तरह से 10 सॉलिड वाले हैं। उसके बाद जैसे कार्बन है या जैसा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का है हमारा गैस है, तो इसी तरह से हमारे पास 11 गैस है, और एक ब्रोमीन सल्फर है, वही एक लिक्विड है नॉन मेटल में। और मेटल लिक्विड क्या है, मरकरी,
मरकरी को जनरल हम लोग देख सकते हैं वहाँ थर्मोमीटर में, है ना। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल्स कैन फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया कि अभी यही बताया था, नॉन मेटल जो फॉर्म होता है नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन और गेन करते हैं, तो जब गेन करेंगे तो नेगेटिव होगा। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो होते हैं वो एक ही फिर से वही बात है कि इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इसलिए वो नेगेटिव आयन बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल विच फॉर्म O नेगेटिव, ठीक है, O2 नेगेटिव बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनफैक्ट नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वही चीज है। थ्रो नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर एज कंपेयर टू मेटल्स। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो स्मॉल इन नंबर, अच्छा नॉन मेटल्स जो है वो मेटल से कम है, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। ये बोल रहा है कि जैसे पीरियोडिक टेबल जो है या जो नेचर है हमारे नेचर में नॉन मेटल्स कम है और मेटल्स ज्यादा है, लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। सारे मेटल्स तो हमारे, और जो मेटल्स हैं तो सारे के सारे मेटल्स हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करते हैं। जैसे मान लो गोल्ड है, सिल्वर है, या गोल्ड ही है मान लो सबसे, तो गोल्ड का हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज है, हमारा ऐसा तो यूज है नहीं। अब वो क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरीज है या बिजनेस है, तो वो थोड़ा अलग चीज है। डेली लाइफ में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल में जो गैसेस आती हैं वो गैसेस सबसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सब तो नॉन मेटल्स हैं, तो इनका हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल है इनका। नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस इज नॉन मेटल विच प्रेजेंस इन एयर रिड्यूस द फाउंड इन द एनिमल्स। अच्छा, ये जो नॉन मेटल्स हैं अब इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका क्या रोल है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा यहाँ से अनदर नॉन मेटल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो पता ही है कि ऑक्सीजन क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अच्छा एक चीज पता है, ऑक्सीजन कितना होता है नेचर में, बता दीजिए। मान चलो ऑक्सीजन होता है 21%। उसके बाद नाइट्रोजन कितना होता है 78, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 0 पॉइंट समथिंग होता है, कितना होता है 0.4, है ना, 0.4 या ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में यहाँ पे रेज कर सकता हूँ कि ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, लेकिन इस दुनिया में मतलब चाहे इस धरती पे अर्थ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग ऑक्सीजन ही है, ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन से ही हम लोग की लाइफ एग्जिस्टेंस है। तो ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%, ऐसा क्यों है? ऐसा तो फिर ये तो हमारे लिए नाइंसाफी है, तो गलत है। प्लांट के लिए, हाँ प्लांट के लिए है। उसके बाद और कुछ, जैसे मान लो कहने का मतलब ये है कि हमारे अगर ऑक्सीजन लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है अगर हम लोग नाइट्रोजन से कंपेयर करें तो ये तो नाइंसाफी है हम लोग के साथ, इंसान के साथ। तो ऐसा क्यों हुआ है, मतलब ऐसा क्या जरूरी है कि नाइट्रोजन को 78% रखा गया और ऑक्सीजन को 21%? बताता हूँ, डोंट वरी। देखिए ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन में सबसे पहले ह्यूमन बींग्स हम लोग ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से ही जिंदा रहता है, जीवित है। उसके बाद ऑक्सीजन एक और काम करता है, प्लांट में भी उसका कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा प्लांट में इंपॉर्टेंट क्या होता है? लाइफ प्रोसेस में मैंने ये बताया था कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों है याद है? और प्लांट को ऑक्सीजन मिलता कहाँ से ये भी बताया था। प्लांट ऑक्सीजन लेता भी है, प्लांट ऑक्सीजन देता भी है। अगर आप लोग ठीक है चलो याद नहीं होगा तो फिर से रिवाइज करना होगा, वहां से जाकर देख लेना यूट्यूब पे। ऑक्सीजन वो तो बताया था, ठीक है, उसमें नहीं जाना है। उसके बाद ऑक्सीजन का एक और यूज है, और ये कि फायर, एक पता है ना, ऑक्सीजन जो है फायर को क्या करता है, रोकता है कि बढ़ाता है? फायर को और बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज करता है फायर को। अगर कहीं आग लगा हुआ है तो अगर ऑक्सीजन वहां मिलता रहेगा तो ऑक्सीजन वो आग जलता रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे यही दो चीज जो है, यही दो चीज मैटर करता है नाइट्रोजन की परसेंटेज को बढ़ाने को, ठीक ना। क्योंकि नाइट्रोजन अब 78% इसलिए है क्योंकि प्लांट को तो नाइट्रोजन की जरूरत सबसे ज्यादा है, ठीक है।
है एकदम, ग्रोथ हो या कुछ भी चीज है सबके लिए ग्रोथ है। उसके बाद फायर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद एक और चीज होता है जैसे प्लांट, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिकेइंग का नाम सुना होगा, डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी एनिमल मरा हुआ है, प्लांट मरा हुआ है, तो उसको चील कौवे जो है ऊपर से खाने का उसको काम करते हैं, या उसको ऐसा ही कहीं भी फेंक दोगे तो वो तो बदबू होगा और वो क्या बोलते हैं, वहां से भी वो सड़ जाता है, वहां से वो भी गैस प्रोड्यूस करता है। पता है, कोई भी चीज सड़ जाता है, ये फूड भी हो या मतलब कोई भी चीज हो, बायोडिग्रेडेबल चीज हो, वो भी क्या बोलते हैं पॉइजनस गैस इंक्रीज करता है। तो ये सब चीजें भी अगर प्लांट है या एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स मरे हुए हैं, जैसे कुछ भी मरे हुए लोग पानी में फेंक देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो भी अगर मर जाए, सड़ जाए, तो उसमें से भी गैस निकलते हैं, ठीक है, हार्मफुल गैसेस। तो वहां पे क्या होता है कि चील है या कौवे जो भी आजकल तो कुछ कम हो गए हैं, लेकिन वो सब इसको खाने का काम करते हैं, ठीक है। ये सब जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसको खा लेते हैं। तो उसको वो तो पूरा तो खाते नहीं है, उसको खाने के बाद उसका जो बच जाता है कुछ, उसको खाने के बाद जो चीज बचता है ना, वो बैक्टीरिया काम करता है। और जहाँ पूरा चीज उसमें से जितना खाना था उन लोगों को खा लिया उन्होंने, चिड़ियों ने, बाजू ने, उसके बाद जो बचा, जो और भी वेस्ट मटेरियल बचे हुए हैं, उसको अब बैक्टीरिया खाएगा, ठीक है। और बैक्टीरिया खाएगा तो बैक्टीरिया खाने के बाद वो वहां से अर्थ में जाएगा, वो भी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। उसमें नाइट्राइट्स बनता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट मैंने पढ़ाया हुआ था, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनता है, वो भी देखा प्लांट में यूज होता है उसका भी, ठीक है। इसी तरह प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। अब उसके बाद फायर का बात जो हम लोग कर रहे थे, तो फायर क्या होता है कि अगर इस दुनिया में नाइट्रोजन ना हो तो फायर कभी भी बंद ही नहीं सकता है। अगर कहीं पे आग लग गया, अगर कहीं भी नेचर में अर्थ पे कहीं भी अगर आग लग गया, तो अगर नाइट्रोजन 78% नहीं होता, मतलब नाइट्रोजन होता नहीं अगर, तो वो आग कभी बुझता नहीं, कंटिन्यूअसली आग जलते रहता है, उसके चपेट में जो भी है तो सबको जलाता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन ज्यादा है, क्योंकि उसको ये 3 काम करने होते हैं, ठीक है। और फायर को बुझाना, फायर को बंद करना सबसे जरूरी है, नहीं तो एक बार अगर माचिस की एक भी तिल्ली कहीं से भी एक तिनका भी उड़ गया तो वो बंद नहीं होता कभी, पूरा पृथ्वी खत्म, लास्ट। तो इसलिए भगवान ने जो भी किया है सोच समझ के। चलिए, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैसियस नॉन मेटल व्हिच प्रेजेंस इन एयर रिड्यूसेस द रेट ऑफ कंबशन एंड मेक इट सेफ। वही बात है, समझ आया नहीं बात? ये लाइन फिर से बता दूं, नाइट्रोजन इज इनर्ट गैसियस नॉन मेटल। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैसियस नॉन मेटल है। इनर्ट गैस का नाम सुना? इनर्ट गैस, नोबल गैस, अच्छा पीरियोडिक टेबल में होगा। whose presence in air reduces the rate of combustion and make it safe। हमारे अर्थ को सेफ रखता है, कंबूशन से बचाए रखता है, नहीं तो आग बंद नहीं होता। मैंने बता दिया ये चीज अभी। Another non-metal sulfur is present in many of the substances found in plants and animals. For example, sulfur is present in hair, onion, garlic, and wool. Etc. Non-metals are required to make vegetable ghee, fertilizer, acid, explosives, and फंगिसाइड्स। और नॉन मेटल्स जो है फंगी, ये सब चीजें बनाने में काम आते हैं, मतलब फर्टिलाइजर्स, एसिड्स। अच्छा, फर्टिलाइजर का जो मतलब खाद होता है ना, सिंपल से बात करें, वो यूरिया या जो भी खाद है, उसका अगर बोड़ा का तुम देखा हो तो उस पर एनपीके लिखा होता है ना, देखो कभी? एनपीके होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से उसको बनाया गया है, ठीक है। वो प्लांट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो ये भी नॉन मेटल है, ये तीनों तो ये दोनों नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल है। The most abundant non-metal in Earth's crust is what? बता सकते हो? नॉन मेटल बोलता है। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, मतलब अर्थ का क्रस्ट कहाँ पे होता है? अर्थ का पार्ट बता दो, ये अर्थ यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है? अरे नहीं, वो नहीं, अर्थ का तीनों पार्ट जो होता है, कोर में, क्रस्ट, मेंटल कोर, ऐसे होता है ना, क्रस्ट, मेंटल कोर, बीच में कोर होता है, फिर यहाँ पे मेंटल, यहाँ पे क्रस्ट। तो यहाँ पे देखो, इस बात पे दो, अब ये सरफेस है, यहाँ पे लोग जाते हैं, ये सरफेस है, ठीक। तो इस सरफेस पे इतना दूर में यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रहता है, इधर ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, क्योंकि वो शायद मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट ये 800 या 8000 ऐसे कुछ है, मतलब 800 होगा मेरे ख्याल से। 800 किलोमीटर के बाद अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाता है ना, पता है बात? तो मतलब अर्थ का ये सरफेस है, यहाँ पे लोग रहते हैं हम लोग, तो 8 किलोमीटर या 800 किलोमीटर जो भी है, वो डिस्टेंस याद नहीं है, तो उतना तक ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा रहता है, उसका ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो ये अर्थ का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रहता है, उसके बाद फिर और भी सारे गैसेज रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहता ऊपर।
और ये क्रस्ट का 50% यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इज अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन विच कंसिस्ट ऑफ 26%। पहले 50% ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है जो कि 26% है। अच्छा, सिलिकॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बता दो, मालूम? मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने में। अगर तुम फिजिक्स का पढ़ा होगा, कौन सा चैप्टर, वो नाम नहीं आ रहा है, सोलर सिस्टम पढ़ा है, सोलर पावर एनर्जी, सॉरी सोलर सिस्टम, सोलर पावर एनर्जी नहीं पढ़ाई नहीं हुआ है, सेकंड टर्म है क्या? सोलर पर जो सोलर लाइट जो होता है, सोलर प्लेट को बनाने में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। द मेजर नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, देयर एविडेंट, देयर ऑब्सेंस आर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। It should be noted that although non-metals are small in number, being 22 in all, but they are all the major constituents of Earth is oceans. For example, two non-metals, oxygen and nitrogen, are main constituents of air. ठीक है, सब छोटा छोटा। All the metals have similar properties. All the non-metals have similar properties. जितने metals हैं उनके पास similar property है, मतलब एक दूसरे से है, इसलिए उनको metals कैटेगरी में रखा गया है। और जितने non-metals हैं वो सबके एक दूसरे property similar है, इसलिए उसको non-metal में रखा गया है। But उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, केमिस्ट्री का नाम एक दूसरा एक्सेप्शन होता है। बट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर अपोजिट टू दोज ऑफ मेटल्स। वी विल नाउ डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वन बाय वन। और हम लोग यहाँ पे फिजिकली, अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, जो मतलब छोटा छोटा खाली नाम सुन रहे थे, अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना है। तो नोट्स में क्या लिखिएगा? यस, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बात किया था, अब उसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आज अच्छा नहीं जा रहा है, मेरे को मालूम है, माइक है ना अपने नहीं। इसमें 10 प्रॉपर्टी दिया हुआ है, जिसको हम लोग बात करते हैं 10, 12। पहला है कि मेटल्स आर मलेबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। मतलब यहाँ पर जो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि मेटल्स जो होते हैं मलेबल होते हैं, और इनको हैमरिंग करके, मतलब थोड़े से पीट के इनको हम लोग क्या बना सकते हैं, थिन शीट। तो यहाँ पे लिख लो, काम करो, प्रॉपर्टीज लिख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। इसमें पहला जो है वो मेटल्स आर मलेबल एंड मेटल्स आर मलेबल दिया हुआ है, तो पहले मलेबल लिख लो। मलेबल का डेफिनेशन मैंने बता दिया है, दैट कैन बी मेलेबल का मतलब ये है कि जो भी मेटल्स हैं उनको हम लोग हैमरिंग कर करके, मतलब थोड़ा सा पीट के क्या बना सकते हैं, थिन शीट्स में उनको थिन शीट बना सकते हैं उनका। उसके बाद दूसरा आता है डक्टाइल। डक्टाइल का भी बात हो चुका है। डक्टाइल में इनको पीट के कैन बी बीटन, कैन बी स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको बीटन नहीं बोलेंगे, इसको खींचते हैं क्योंकि इसको स्ट्रेच करते हैं। कैन बी ड्रॉन लिख देते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनको स्ट्रेच करके, इसको खींच के इसको हम लोग वायर बना सकते हैं। जो वायर तो देखे होंगे, वायर इलेक्ट्रिक वायर, जो भी वायर सब बनते हैं, तो जितने भी दुनिया में वायर बनते हैं वो इसी प्रॉपर्टी से बनता है। और जितने भी दुनिया में सीट बनती है, वो गेट का हो या किसी भी चीज का, मतलब दरवाजा गेट, मतलब वो कोई और गेट नहीं, मतलब यही सब दोनों प्रॉपर्टी है। तो पहला हो गया मलेबल, दूसरा का डक्टाइल, और तीसरा प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी हीट और अलग दिया, मैं एक ही में लिखता हूँ, ये दोनों को भी एक ही होना चाहिए। बट तीसरा प्रॉपर्टी है हीट एंड क्या बोलते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिक, हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो जो हीट और इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, मतलब ये हुआ कि ये मेटल्स जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं, बट 8 क्लास आप लोग पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हाउस होल्ड एग्जाम्पल जो है, वो घर में कभी भी किचन में खाना बनता है, मम्मी लोग जो खाना बनाती हैं, तो वहां पे जो कुकर होता है उसमें
वो तो एल्यूमिनियम का होता है, वो जो भी या जो भी मेटल का होता है वो, तो मेटल के साथ साथ उसमें ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक लगा होता है वो इंसुलेटर होता है। वो इंसुलेटर होता है, उसको हम लोग बैड कंडक्टर भी कहते हैं, या उसको हम लोग नॉन कंडक्टर मतलब कह सकते हैं, इसे बैड कंडक्टर कहते हैं। वो नॉन मेटल है। और ये सब बर्तन यूटेंसिल जो दूसरे हैं वो सब मेटल्स है। अच्छा, बर्तन से याद आया, मैंने एक बार एक चीज बताया था कि दुनिया में कितने भी मेटल्स हैं उन पर रस्टिंग होता है, ठीक है, कोरोजन होता है। तो कोरोजन के साथ मैंने बताया था कि जो बर्तन होते हैं मतलब यूटेंसिल जिसको हम लोग बोलते हैं उनमें रस्टिंग नहीं होता है। रस्टिंग बोलो या कोरोजन बोलो, कोरोजन नहीं होता है। उसका मैंने बताया था क्यों नहीं होता है, याद है? और किसी को भी याद हो तो बताना। सब भूल गया जी तुम लोग, नहीं याद है? सेकंड चैप्टर मतलब कौन सा सेकंड चैप्टर है? एसिड बेट ना, नहीं, फर्स्ट में बताया था केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि यूटेंसिल्स हमेशा पानी में मतलब पानी से धोए जाते हैं, उसको हमेशा उससे पानी पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी उसमें जंग नहीं लगता है, कोरोजन नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता है? याद नहीं है तो फिर से वीडियो जाकर देखना, रिवाइज करते रहो, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। 3 प्रॉपर्टी हो गए, चौथी प्रॉपर्टी है, और ये मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इसलिए में खाना बन पाती है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है इसलिए इससे क्या बोलते हैं, अरे वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाता है। और इसमें एक चीज और बता देता हूँ, हीट जो है, जैसे वो बताना जरूरी है नहीं शायद, सिल्वर मेटल बेस्ट। अच्छा हाँ, एक और चीज बताता हूँ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, एक आता है चीज बेस्ट कंडक्टर। हीट जो है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है, इनका बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है, ठीक ना। सिल्वर जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ठीक। इसको लिख लेना, इसको डार्क लिख कर लेना इसको। ये अगर एमसीक्यू वाला है तो इसमें पूछ सकता है कि व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द कुकिंग यूटेंसिल्स and water boilers etc are usually made up of copper and aluminium metals because they are very good conductor of heat। और उसके बाद ये बेस्ट था, और उसके बाद एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, ठीक ना, अच्छी कंडक्टर। उसके बाद वो एक चीज सोच रहे हैं, वो बताने की जरूरत तो है नहीं ना, शायद नहीं है, वैसे बता देता हूँ, जरूरत होगा तो जान लेना। जैसे जब मेटल्स हीट होता है तो वहां पे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, या उसमें जो भी उसके मतलब क्या माना उसको, उसका अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो वही मतलब एटम से जो भी है उसका इलेक्ट्रॉनिक है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट करने पर उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। ये सब चीज तो नहीं पढ़ना होगा शायद, ये आगे की चीज है, नहीं थोड़ा सा है ना आगे चीज ये सब नहीं पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वो सब ट्रैवलिंग करता है, वो सब अलग चीजें, इसमें नहीं पढ़ना है। बस इतना समझ लो कि ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर मान लो अगर कोई यहाँ पे रॉड भी लगा दिए हैं, तो यहाँ पे अगर रॉड को हीट करेंगे तो वहां तक अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसलिए इस हाथ को जलने से बचाने के लिए यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर लगा देंगे जो बैड कंडक्टर हो, तो वहां फिर उसको पकड़ के उसका यूज कर सकते हैं। या अगर वो नहीं है तो कपड़ा आगे यूज कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा भी नॉन मेटल है, तो वहां पे वो भी इंसुलेटर का काम करेगा। तो 3 प्रॉपर्टी हो गया। चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, मेटल्स आर लस्टर्स। देखो लस्टर्स, लस्टर का नाम सुने हो? नाम सुना है लस्टरस? नहीं वो नहीं, लस्टर का मतलब होता है शाइनी, ठीक ना। मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, कोई भी मेटल है वो तो नॉर्मल सी बात है, जितने भी मेटल्स है वो सब चमकीले होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। और 5th प्रॉपर्टी, मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। अब यहाँ पे जनरली वर्ड का यूज क्यों किया है समझ सकते हैं आप लोग। मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, उनको हम लोग क्या मालूम है, नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम का बताओ, सोडियम और पोटेशियम ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, इतने लोग सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन जरूरी है याद करना, ठीक है। लिख रहा है, लिख रहा है, सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होता है। उसके साथ एक और चीज बता रहा हूँ, नहीं वो केमिकल प्रॉपर्टी है, इधर उधर हो गया। और उसकी
सिक्स प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे एक्सेप्शन तुम खुद बताओ, मेटल्स स्ट्रॉन्ग बोल रहा है तो अगर यहाँ पे एक्सेप्शन होगा या नहीं होगा? मतलब बोल रहा है कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। हाँ तो एक्सेप्शन यही पे हम लोग देख रहे हैं, लिखे हुए यहीं पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। अगर यहाँ पे हार्ड है तो हार्ड है तो फिर अगर इसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं तो सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ फिर बोल रहा है कि मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं मतलब मजबूत होते हैं। तो ये अगर ये नाइफ से कट सकता है तो उतना ज्यादा मजबूत तो होगा नहीं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी उन्हीं लोगों का है, पोटेशियम और सोडियम। मेटल्स आर सॉलिड। उसके बाद 8th प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी में लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसमें जो है मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट आपको पता है एक्सेप्शन, मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड देन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम में बहुत एक्सेप्शन है। उसके बाद मेटल्स जो होते हैं उनके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल्स के पास हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट इनको, इन दोनों को छोड़कर, पोटेशियम और कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो दिक्कत डाउट? उसके बाद मेटल्स आर सोनरस। कौन सा? ये हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट और एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम। उसके बाद मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स आर हाई डेंसिटीज। 9 जो है मेटल्स के पास हाई डेंसिटी होती है। इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, मेटल डेंसिटी हाई होती है इसमें। उसके बाद मेटल्स आर सोनरस। 10th प्रॉपर्टी है मेटल्स जो है सोनरस हो गए। सोनरस का मतलब होता है कि उसको ऐसे, मतलब ऐसे करोगे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऐसा रबिंग करो पे, रबिंग करने या स्विचिंग करने पे इसमें से आवाजें आती है। ठीक ना, इसीलिए जब भी कहीं भी हम लोग कहीं बेल होती है वो बेल मेटल्स की होता है, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि मेटल्स सोनरस होते हैं। मतलब उनको थोड़ा सा भी टच करो या हैमरिंग करो, कुछ भी करो, उनमें से आवाजें निकलती है, आवाज उसमें आती है, मतलब वही साउंड आता है, वो बीटन का साउंड, हैमरिंग करने का साउंड। तो कोई भी आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी मेटल उसमें सोनरस होता है बहुत ज्यादा। इसलिए उसका बेल जो है, ये जो फिगर में बेल दिख रहा है, ये बेल सोनरस का ही एग्जांपल है, प्रॉपर्टी ये दिखा रहा है। एंड देन मेटल्स यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। मेटल के पास जनरली सिल्वर और ग्रे कलर होता है, लेकिन इसके साथ एक्सेप्शन है कॉपर एंड गोल्ड का। कॉपर एंड गोल्ड का कलर दूसरा होता है, येलो एंड कॉपर रेड टाइप का होता है। कॉपर ब्लू है, रेड टाइप का होता है यार, मतलब रेड नहीं बोलेंगे, ब्राउन टाइप का होता है, ब्राउन रेड बोल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। चमकता है कॉपर, कॉपर के बारे नहीं देखा है। तांबा, समझ गया? ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, इसको कर लें, इसको भी कर ही लेते हैं, खास नहीं है। इसी तरह से और ऐसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात किए हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की बात करेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का पढ़ना है हम लोग को, हमको नहीं पढ़ना, तुम लोग पढ़ना। हम इस सोच के चल रहे हैं ना कि तुम लोग 8th क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इसीलिए उतना नहीं होता। अच्छा नॉर्मल तो ये सब पढ़ा ही होगा ये सब। अच्छा ये जो प्रॉपर्टी हम बताएं फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब एक क्लास में पढ़ा कि तुम नहीं पढ़ा है? पढ़ाई होगा, हम लोग ही पढ़े थे क्लास में। अब डिपेंड करता है कि क्लास में, शायद क्लास में सिवाय सब थे ना। नहीं थे तुम लोग तो। अच्छा खैर कोई नहीं, हो जाएगा। देखो मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग वहां पे मलियाबल एंड डक्टाइल लिखे हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग ब्रूटल लिखेंगे। ब्रूटल स्पेलिंग क्या है जी? ब्रूटल लिखा है, ब्रिटल। ये
ब्रूटल होता है, ठीक है। ब्रूटल होता है, ब्रूटल ब्रूटल नहीं, ब्रूटस तो 10th क्लास में। तो नॉन ब्रूटस पहले ब्रिटल होता है, मतलब इनको हम लोग बेंड करेंगे तो ये सब टूट जाएगा, भुरभुरा होता है। इसका ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरा, मतलब ऐसे बेंड करने पर टूट जाता है। जैसे कुछ भी चीज, जैसे ईंट ही ले लो, ईंट को हम लोग ऐसे पटक देते हैं, टूट जाता है, चुक चुक चुकने होता है। या ग्लास ले लो, ग्लास भी नॉन ब्रिटल है, उसको भी पटक देंगे चकना शुरू हो जाता है, शीशे टकना शुरू होता है टूट के। सेकंड प्रॉपर्टी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस नहीं करना है। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे नॉन मेटल्स है तो सीधा सीधा नॉन मेटल मेटल्स का उल्टा होता है, तो ये सब ये बैड कंडक्टर होते हैं, सीधा इसको लिखो बैड कंडक्टर। नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होता है, लेकिन इसके साथ फिर एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट, ठीक। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक ना। तो कभी अगर एक्सपेरिमेंट करने का मन हो तो पेंसिल को छील के दोनों तरफ से बोर्ड में लगा मत देना ऐसे, नहीं तो लाइन आता है उसमें अच्छा खासा, ठीक ना। जैसे पेंसिल होता है ना, ये मान लो अगर पेन जो स्केच है, जब पेंसिल होता है तो इसके यहाँ पर ग्रेफाइट यहाँ पर निकला हुआ है जिसको हम लोग लिखते हैं, और पीछे से उसको छील दो तो पीछे से निकल जाता है। तो उसको अगर बोर्ड में प्लग किया जाता है तो वहां से दोनों तरफ से लाइट आ जाता है। ऐसा कभी पेंसिल को कभी गलती से भी बोर्ड में मत डाल देना, या तो लाइट आ जाएगा करंट और नाचने लगोगे बिना गाना वाना का। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स, और नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनी नहीं होता है, ठीक है। नॉट लस्टर्स, लस्टर्स जो भी स्पेलिंग देखेंगे। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब यहाँ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, उसका अपोजिट है, सिर्फ ये कुछ नहीं करना है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी उन्होंने मेटल में पड़ा हुआ है बस ये उसका अपोजिट होता है। और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसके साथ भी अब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या हो गया बता दो तो आदित्य, जल्दी एक्सेप्शन बताओ। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके साथ भी कुछ एक्सेप्शन होता है। तो उसके साथ मैंने सामने दिखा हुआ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट हो गया और दूसरा डायमंड हो गया, ठीक। जी एंड डी, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड एक्सेप्शन है क्योंकि ये सब हार्ड होते हैं। फिफ्थ, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने ऐसा बात किया कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्शन होता है कि ये क्या है, अरे ग्रेफाइट और डायमंड ही हार्ड होते हैं। तो मेरे को बताओ, जो हम लोग देखते हैं ब्रिक्स, मतलब ईंट जो होती है वो हार्ड नहीं होता है, तो वो उसको क्यों नहीं यहाँ पे दिया हुआ है? मतलब नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, लेकिन उसके साथ एक एक्सेप्शन है कि वहाँ पे ग्रेफाइट और डायमंड सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो हार्ड होते हैं। तो हार्ड तो हमारा ब्रिक्स भी होते हैं, ईंट भी हार्ड होती है, तो ईंट को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ है? बिकॉज ईंट इज नॉट एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, ठीक। हमारे पीरियोडिक टेबल जो है उसमें नॉन मेटल्स, मेटल्स है, मेटलॉइड जो भी है उनमें ईंट का नाम थोड़ी दिया हुआ है, ये कोई एलिमेंट थोड़ी है ना। अब देखो जैसे ईंट बना किससे होता है? सॉइल से, ठीक है। तो सॉइल एक एलिमेंट नहीं है, सॉइल इज नॉट एन एलिमेंट। अब सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उसको जब लेबोरेटरी में चेक किया जाए तो इसी सॉइल में हम लोग को आयरन मिलता है, सोडियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, या जो भी मिलता है, तो इसके अंदर जो चीज मिलता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो सॉइल इज नॉट एन एलिमेंट, ब्रिक इज नॉट एन एलिमेंट, इसलिए ब्रिक ना तो नॉन मेटल है और ना ही ये, इसको यहाँ पर हम लोग शामिल करने की जरूरत है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझना है ना। कंफ्यूजन यहाँ पर सही है, मतलब होना चाहिए, किसी को भी तब पूछते नहीं है। सॉफ्ट है, हार्ड तो ब्रिक भी है, तो ब्रिक क्यों नहीं इसमें दिया गया, ठीक है। अच्छे समझ आ गया। फिर नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर इजिली ब्रोकन। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम लोग इजिली ब्रेक कर सकते हैं। इससे बात समझना है, बोल रहा है कि नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होते हैं और इजिली ब्रेक किए जा सकते हैं। इसको भी लिखो, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होते हैं, और एक साथ लिख दिया है कि इजिली ब्रेक किया जा सकता है। तो तुम लोग सोच सकते हो, डाउट यहाँ पे हो सकती है कि अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग है तो फिर इजिली ब्रोकन कैसे हो सकता है ना। तो वो इसलिए है कि जो ये स्ट्रॉन्ग अगर नहीं होता, ये अगर मान लो क्या होता है, अगर लचीला होता है ना, लचीला होता है या इसका, तो इसको हम लोग इजिली इसको तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर ये इसमें लचीला हो जाएगा मतलब मल्यावर टाइप हो जाएगा तो फिर मेटल हो जाएगा, तो फिर उसको अगर बेंड करोगे तो मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं। तो इसीलिए टूट जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, तो डायरेक्ट टूट जाएगा,
ठीक है, ये बेंड नहीं होगा, डायरेक्ट टूट जाएगा। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल लिक्विड भी है, सॉलिड भी और गैसेस भी। जो हम लोग आगे बात कर चुके थे कि 22 नॉन मेटल्स होते हैं नेचर में, हमारे 22 नॉन मेटल्स हैं। ठीक, उनमें से 10 सॉलिड है, 1 लिक्विड है और बाकी 11 गैस है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है यही चीज प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं क्या, है ही वो, याद भी होना चाहिए कितना कितना कौन कौन सा है। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास कंपैरेटिवली दिया हुआ है, मतलब कि मेटल से कंपैरिजन करने पे। ठीक है, कंपैरेटिवली का मतलब समझना है। कंपैरेटिवली जो वर्ड लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो कंपैरेटिवली वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका कंपेयर किया गया मेटल से। तो मेटल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो हाई होता है, तो उसके कंपेरिजन में नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे एक साथ भी एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाई होता है। और कितना होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन डायमंड विच इज द नॉन मेटल हैविंग हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड का 3500 होता है। हाँ, इस सबको याद करना, सब वो एनसीईआरटी में से इसको लिख लेना, वहाँ पे कहीं टेबल बनाया होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, वहाँ पे टेबल से नोट करना कि मेल्टिंग पॉइंट किसका कितना होता है। तो सारे मेटल्स मतलब सारे नहीं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स है उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एमसीक्यू में आ सकता है। डायमंड का 3500 होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसको याद करना, एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ होगा। एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। अब जैसे कि वहां बात किया हुआ था, मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है, तो नॉन मेटल्स में लो डेंसिटी होती है। दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंसेस, इसीलिए नॉन मेटल्स होते हैं वो लाइट सब्सटेंसेस होते हैं। और द डेंसिटी ऑफ सल्फर है, ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे तो एग्जाम्पल में बोल रहा है कि नॉन मेटल्स के पास डेंसिटी लो होती है। ठीक है, लो होती है, तो उसमें से एक एग्जाम्पल दिया हुआ सल्फर का। तो सल्फर का होता है 2G पर CM3 है ना। इसका मतलब समझ रहे होगे, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज क्वाइट लो, जो बहुत कम है। उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होते। सोनरस का मतलब बताया हुआ था मैं, क्या होता है सोनरस, फिर भूल गया तुरंत, अब तुरंत बताया था ना। एक सोनरस बताया था और एक लस्टर तो हो ही गया, सोनरस ही बचा है। मतलब दोनों एक दूसरे टाइप का है, मतलब लस्टरस और सोनरस एक ही टाइप का है वर्ड। तो लस्टरस मतलब बताया था चमकीला होता है। ठीक, याद करो ना, चमकीला, चमकीला। ठीक, चमकीला का अंत में ल आता है और लस्टर का शुरुआत में ल आता है। ठीक है, तो लस्टरस मतलब चमकीला, मतलब लस्टरस, और सोनरस मतलब आवाज करने वाला, जो चीज आवाज निकलती है मेटल से। तो नॉन मेटल्स जनरली नॉन मेटल सोनरस नहीं होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हीट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट में हीट करने में नॉन मेटल जो है साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं जो कलरलेस होते हैं। तो बताओ मेरे को कि कौन सा नॉन मेटल कलरलेस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलरलेस होते हैं। एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद अच्छा, ये सब तो बात कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे इसको एक साथ में दे दिया हुआ है जैसे। अब अच्छा, इसका अब एक्सेप्शन जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग बात कर चुके हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने एक्सेप्शन साथ में ही बता दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्शन अलग बताया है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो भी हम लोग बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स में नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट में होता है। उसके बाद लस्टर, तो बोल रहा है कि नॉन मेटल्स, याद रखना अच्छे से इसको, एक्सेप्शन जरूरी है, क्वेश्चन आएगा तो एक्सेप्शन सही आएगा। नॉन मेटल्स जो है उनमें लस्टरस नहीं होता है, मतलब चमकीला नहीं होता है। ठीक, चमकदार वो नहीं होता है, लेकिन उसमें नॉन मेटल्स एक होता है आयोडीन। ठीक ना, जो नमक में यूज किया जाता है, नमक में डाला जाता है। तो जो आयोडीन होता है उसमें लस्टरस होता है, आयोडीन चमकीला होता है। ठीक है, उसके बाद हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस का बात कर रहा है तो उसमें तो मालूम है डायमंड एक्सेप्शन जो है। उसके बाद फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या बोलते हैं, तीनों होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, मेटल और मेटल दोनों के यहाँ दिखाया है। ठीक है, ऐसा तो बता ही दिया, एक्सेप्शन साथ में ही बता दिया। अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है।